फ्रेंड्स, आज हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 मॉडल सेट फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा पॉइंट। ये सेकेंड पार्ट होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में 30 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे और उसके प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में एंड इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में है। हम दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी मीडियम से एग्जामिनेशन दे रहे हो उसमें ये हेल्प करेगा। तो 31 नंबर है, प्लैंक नियतांक का मान होता है, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी ऑप्शन होगा। 32 नंबर है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, यानी डायनेमिक मास ऑफ फोटोन पूछ रहा है। तो डायनेमिक मास अगर फोटोन का पूछा है तो ये 0 होता है, यानी शून्य। अगर यहाँ पे फोटोन का रेस्ट मास पूछता तो फोटोन का रेस्ट मास जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, यानी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये आप ये याद रखेंगे। 33 नंबर है, निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है, यानी इसमें से कौन सा सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। तो इसको याद करने का तरीका है, पहले तो आता है लाइमन सीरीज, उसके बाद बाल्मर सीरीज, उसके बाद पास्चन सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट आता है, उसके बाद पीफंड आता है, उसके बाद हेम्फ्रीज आता है। तो यहाँ पे लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन में आता है। बाकी ये जितने भी सीरीज हैं सब आपका इंफ्रारेड रीजन में आता है। ये जितने भी रेज हैं सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे पूछा है क्या विजिबल रीजन में कौन सा सीरीज आएगा, तो बाल्मर सीरीज आएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, आगे काम आएगा। 34 नंबर है, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है, यानी यहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन सा फेनोमेना रेडियो एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रेडियो एक्टिविटी से हम जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो न्यूक्लियस का जब डीके होगा तो आपको कंटिन्यूअस अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन देगा। तो ये एक न्यूक्लियर फेनोमेना भी है, स्पॉन्टेनियस फेनोमेना भी है, नेचुरल फेनोमेना भी है, क्योंकि कभी कभी अर्थ क्रस्ट के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे कौन सा फेनोमेना नहीं होगा, तो एटॉमिक फेनोमेना नहीं होता है। आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे पूछा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो बीटा रेज होता है, क्योंकि बीटा रे पे जो चार्ज होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो इसीलिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन में आता है। 36 नंबर है, अल्फा कण होता है, यानी अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछा है, तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ये हीलियम 24 को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। 37 नंबर है, प्रेषी एंटीना की परास यानी रेंज डी दिया हुआ है, टीवी प्रेषण टावर यानी ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई h है, और पृथ्वी की त्रिज्या r यानी रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है r के बीच संबंध होता है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसमिटिंग एंटीना का रेंज दिया हुआ है d, हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर दिया हुआ है h, रेडियस ऑफ अर्थ r दिया हुआ है। तो ये तीनों में रिलेशन होता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना का रेंज d इक्वल टू √2h/r। 38 नंबर है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, यानी हाइड्रोजन का एनर्जी पूछ रहा है ग्राउंड स्टेट में। तो हम जानते हैं बोर एटॉमिक थ्योरी से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -13.6 Z²/n²। तो Z क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, n क्या है, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में पूछा है तो n इक्वल टू 1 लेंगे और Z इक्वल टू भी 1 लेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे एनर्जी क्या आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा।
अगर आपको n का वैल्यू 2 देता तो यहाँ पे पुट करके आप एनर्जी निकाल लेंगे। अगर रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो ये होता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। यानी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें ऑर्बिट पे, ये सब रिजल्ट्स जो आए हैं वो एटॉमिक थ्योरी से ही आता है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्बिट तो हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। यहाँ पे एन क्या है, ऑर्बिट है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या करेंगे, जेड का वैल्यू 1, ग्राउंड स्टेट में पूछा तो एन का वैल्यू 1। तो आप ये याद रखेंगे, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता, यानी यहाँ पे कह रहा है इम्प्यूरिटी को जब डॉप्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ तो इसका कंडक्टिविटी डैश होता है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है लो होता है। जैसे ही हम इम्प्यूरिटी डॉप्ट करते हैं यानी ऐड करते हैं इसमें, तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, तो ए ऑप्शन होगा। 40 नंबर है, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है, यानी नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन पूछा। तो हम जानते हैं नॉर गेट जो होता है नॉट गेट प्लस और गेट से मिलके बनता है। तो और का हम सिंबल जानते हैं, इस टाइप का होता है। इसमें क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इनपुट क्या है, अगर ए भी इनपुट देते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा वाई डैश। तो जब और था, और को कैसे लिखते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी। इसमें हमने क्या जोड़ा है, नॉट गेट, तो इस पर नॉट लगा देंगे, तो ए प्लस बी पे नॉट हो जाएगा, ये आंसर होगा। 41 है, अर्धतरंगी दिष्ट करण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है। यानी कह रहा है यहाँ पे कौन सा सही है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जब इनपुट फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज का देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। तो हम जानते हैं रेक्टिफायर क्या होता है, एसी करंट या एसी वोल्टेज को डीसी करंट या डीसी वोल्टेज में चेंज करता है। तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा है, तो जैसे ही हम इनपुट देते हैं, जैसे ये इनपुट दे रहे हैं एसी, तो आउटपुट क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। ये पार्ट जो है आपका डिलीट हो जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा। तो अगर हम 50 हर्ट्ज का इनपुट देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो आउटपुट में भी क्या निकलेगा, 50 हर्ट्ज का ही निकलेगा। ये जो ग्राफ है करंट और टाइम के बीच में, तो 50 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, जैसे ही हम इनपुट ये देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, दोगुना आपको आउटपुट मिलेगा, यानी 100 हर्ट्ज का आउटपुट मिलेगा। ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ये याद रखेंगे, आपके लिए हेल्प करेगा। 42 नंबर है, द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर ये दिया हुआ है का दशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है। यानी बाइनरी नंबर ये दिया हुआ है, इसका डेसिमल नंबर पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाइनरी नंबर से आप डेसिमल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। जो बाइनरी दिया हुआ पहले उसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 पे पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। अब इसको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड करके लिख देना है। तो 2 पे पावर 0 1 होगा,
1 इंटू 0 0, फिर 2 पे पावर 1 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 2 पावर 3 8 इंटू 1 8, 2 पावर 4 16 इंटू 1 16। अब सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 4 20 प्लस 10 30 आ जाएगा। तो ये 30 किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। 43 नंबर है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो हम जानते क्या होता है, -1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 44 नंबर है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, यानी परमिटिविटी का वैल्यू पूछा है। तो हम जानते हैं परमिटिविटी का वैल्यू 8.85 10 पर पावर -12, सी ऑप्शन होगा। कहीं कहीं पे इसका यूनिट पूछ देता है एप्सिलॉन नॉट का, तो एक यूनिट तो ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट होता है, इसी को लिखते हैं फैराड बाई मीटर। फैराड किसका यूनिट है, कैपेसिटर का, बाई मीटर ये भी यूनिट होता है परमिटिविटी का। 45 नंबर है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का हम जानते हैं जो यूनिट होता है, अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे सेंटीमीटर देखकर, ये कूलाम इंटू मीटर है, कूलाम इंटू मीटर। तो ये ऐसा यूनिट में है। आपको डीवे इक्वल टू पूछा, यानी डीवे जो है डायपोल मोमेंट का ESU यूनिट होता है, यानी CGS सिस्टम में। अब ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम यूनिट। तो 1 ESU ये आपका CGS सिस्टम में। SI सिस्टम में क्या होगा, कूलम इंटू मीटर। तो 1 ESU इक्वल टू होता है 3.33 इंटू 10 पर पावर -30 कूलम मीटर। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 29 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.33 इंटू 10 पर पावर -29 कूलम मीटर। अब 0.33 को हम क्या लिखते हैं 1/3 10 पर पावर -29। तो 1 dV इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 10 पर पावर -29 कूलम इंटू मीटर। ये आंसर सही होगा, ये आप याद रखेंगे, आपको ये हेल्प करेगा। 46 नंबर है, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है, यानी ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। तो यहाँ पे तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस का उल्टा होता है 1/C प्लस 1/C क्या हो जाएगा 3/C हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगा C/3। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा इसमें से सही है। तो यहाँ पे जो यूनिट दिए हुए हैं एम्पियर और मिली एम्पियर में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही है 10 पर पावर 3 मिली एम्पियर। 48 नंबर है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी यहाँ पे पूछा है इसमें से कौन करेक्ट है। तो हम जानते हैं करंट डेंसिटी इक्वल टू I/A होता है, पहला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि करंट डेंसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना विद्युत धारा पास करेगा किसी भी चालक में उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। तो ए ऑप्शन होगा। 49 है, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो हम जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस का
R इक्वल टू रो L बाई ए, बी ऑप्शन होगा। 50 नंबर है, चित्र में I का मान होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर को देख रहे हैं, इसमें करंट का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल से, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इक्वल टू द सम ऑफ आउट गोइंग करंट फ्रॉम ए पॉइंट। तो आने वाला करंट कितना है? 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 10, 40 एम्पियर, इसके इक्वल होगा जाने वाले करंट के। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 एम्पियर, सी हो जाएगा। 51 नंबर है, विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? तो हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ को मेजर करते हैं, सेल के ईएमएफ को, सी ऑप्शन होगा। 52 नंबर है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है, तो ये याद होगा। 53 नंबर है, 1 टेस्ला होता है। इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। यहाँ पे कह रहा है 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा? तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लेते हैं हम? वेबर लेते हैं। वेबर के नीचे क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का, यानी टेस्ला का। तो 1 टेस्ला जो हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में होगा ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है। तो हम जानते हैं C इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देंगे। क्योंकि ये कैसे आता है? जब इलेक्ट्रिक फोर्स यानी F इक्वल टू क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी, इसको इक्वल करते हैं तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो v यहाँ पे क्या आ जाएगा? v वेलोसिटी है, E बाई बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रखेंगे, तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। 56 नंबर है, फोटोन का ऊर्जा होता है। तो हम जानते हैं फोटोन का जो एनर्जी होगा एच न्यू होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? एच सी बाई लेमडा। क्योंकि यहाँ पे जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है? सी बाई लेमडा। तो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी होता है, ऑप्शन ये होगा। 57 नंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के, ऑप्शन ए होगा। 58 है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो यहाँ पे क्या है? बाइनरी से डेसिमल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल में क्या है? एक ही नंबर है 7 तो हम डेसिमल को चेक कर ले रहे हैं इसका। तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था बाइनरी से डेसिमल, अब यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी डिस्कस करेंगे। जैसे 7 का हमें क्या चेक करना है? बाइनरी, तो इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, सबको आता होगा। 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, बचेगा कितना? 1 बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड देंगे 3 को, 1 बार में जाएगा, बचेगा कितना? रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 आ गया, तो अब डिवाइड नहीं करेंगे, तो अब इसे क्या करेंगे? नीचे से लिखना शुरू करेंगे इस साइड से। तो क्या हो जाएगा? 1 1 1। तो ये किस में आ गया? बाइनरी में। तो 1 1 1 देखिए पहला ही ऑप्शन है डेसिमल का, बाइनरी। 59 नंबर है, द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है?
यानी यहाँ पे बाइनरी नंबर का एडिशन दिया हुआ है, तो इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो 0 + 0 0 होता है, सही है। 1 + 0 1 होता है, ये भी सही है। 0 + 1 1, ये भी सही है। 1 + 1 1 नहीं, ये 1 और 0 होगा, तो ये गलत है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल N1 हो, सेकेंडरी कॉइल में N2 हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, जो EMF होता है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर अपॉन प्राइमरी ट्रांसफार्मर, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाई नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे पूछा है स्टेप अप के लिए, तो स्टेप अप कब होगा, जब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल से। अगर स्टेप डाउन बोलता, डाउन के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न जो होगा प्राइमरी में ज़्यादा होगा नंबर ऑफ सेकेंडरी से। तो यहाँ पे पूछ रहा है अप के लिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा होगा, यानी N2 N1 से ज़्यादा होगा। 61 है, हाइड्रोजन वर्ण क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। यानी कह रहा है विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन विजिबल रीजन। तो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम के सीरीज, तो यहाँ पे विजिबल रीजन में पूछा है, तो लाइमन आता था अल्ट्रावायलेट में, उसके बाद विजिबल रीजन था बाल्मर का, तो ये ऑप्शन होगा। 62 नंबर है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी शक्ति होगी, तो हम जानते हैं पावर जो होता है 1/4 फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 आ जाएगा। पावर हम किस में लेते हैं, डायोप्टर में, तो 1D हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है, अगर ये सेंटीमीटर में देता तो इसको हम क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई करते, तब इसे डायोप्टर में लिखते। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले मीटर में दिया हुआ था, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 डायोप्टर आ गया, पावर सी ऑप्शन होगा। 63 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यानी इसमें से कौन करेक्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो हम जानते हैं फोकल लेंथ ऑफ आईपीस ग्रेटर होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो एपार्चर होगा आईपीस लेंस का वो ज़्यादा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो इसी वजह से जो फोकल लेंथ होगा आईपीस का ज़्यादा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से। 64 नंबर है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। यानी मिनिमम डेविएशन पूछा है थिन प्रिज्म का, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हम जानते हैं μ-1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, सी ऑप्शन होगा। 65 है, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता। यानी विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इंटेंसिटी वेलोसिटी वेवलेंथ सब चेंज हो जाएगा, मगर ये रिमेन कांस्टेंट रहता, चेंज नहीं होता, आवृत्ति कांस्टेंट रहता। 66 नंबर है, यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तब रिलेशन हमें बताना है। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट va दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर vw दिया हुआ, तो यहाँ से हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगा एयर में वो ज़्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर से, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा
बी ऑप्शन हो जाएगा। 67 है, जल के लिए क्रांतिक कोण होता है, यानी क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है वाटर का। इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। तो क्रिटिकल एंगल जो वाटर का होता है वो 48.75 डिग्री होता है लगभग, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, यानी फेज डिफरेंस पूछ रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो फेज डिफरेंस होगा वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव का पूछता तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। 69 है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आई इक्वल टू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा पे पावर 4, ऑप्शन डी होगा। 70 क्वेश्चन है, कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, तो ये अनंत होता है, क्योंकि जब हम कोई ग्लास स्लैब लेंगे रेक्टेंगुलर, उसमें जैसे ही लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होंगे वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल हो जाता। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों इक्वल हो जाता, इसीलिए ग्लास स्लैब के पैरेलल साइड का जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी अनंत होगा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू then please support to my channel, and if any doubts regarding these questions then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.